हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज बात करते हैं राजस्थान के एक क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 को देवपुरा नामक स्थान पर हुआ था। ये देवपुरा कहाँ पड़ता है सर? तो ये देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। वर्तमान में तो शाहपुरा को नया जिला घोषित कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा। देखो, इनके नाम के आगे ठाकुर लगा हुआ है, ठाकुर केसरी सिंह बारट। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि केसरी सिंह बारट किस जाति से संबंधित थे, और राजपूत, ठाकुर, ऐसे 2-4 करके ऑप्शन दे देता है। तो आपको कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। और इनकी जाति थी चारण, और चारणों की जो भाषा है, साहित्य की जो भाषा है, वो डिंगल भाषा है। तो डिंगल भाषा कहाँ बोली जाएगी ज्यादातर? तो डिंगल भाषा वहीं बोली जाएगी जहाँ पे सर्वाधिक चारण निवास करते होंगे, और चारणों की जहाँ पे कुलदेवी होगी। और आपको पता ही है कि चारणों की कुलदेवी करणी माता बीकानेर में है। तो राजस्थान के अगर बात करें पर्टिकुलर एरिया में, तो बीकानेर व उसके आसपास वाले क्षेत्रों में डिंगल भाषा बोली जाती है। वैसे पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा देखने को मिलती है आपको। पिंगल भाषा इतनी मुश्किल नहीं है, ब्रज भाषा से मिलती जुलती ही भाषा है। आज बता देते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। केसरी सिंह बारट, इनकी माता का नाम बख्तावर कंवर था। बताते हैं कि केसरी सिंह बारट के जन्म के 2-4 साल के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, और इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारट था। कृष्ण सिंह बारट। इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, ये भी क्रांतिकारी थे, और इनके भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट का जो रिश्ता था वो चाचा भतीजा का था। यानी पुत्र हो गया प्रताप सिंह बारट, और इनके चाचा हो गए जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने अपना गुरु मैजनी को बनाया था। सर, ये मैजनी कौन था? तो ये मैजनी इटली का राष्ट्रपिता था ये मैजनी। और मैजनी के बारे में सबसे पहले वीर सावरकर ने लंदन के एक पुस्तकालय में इनकी बायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ मैजनी में पढ़ा था। ये बुक वास्तव में अंग्रेजी माध्यम में थी, जिसका सबसे पहले ट्रांसलेट किया था मराठी में। और वीर सावरकर ने ये गुप्त तरीके से इस बुक को मराठी में ट्रांसलेट करके और तिलक को भेजा था इंडिया में। तिलक ने ये किताब केसरी सिंह बारट को गिफ्ट की थी, जिसके बाद में केसरी सिंह बारट ने मराठी से इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी में कर दिया था। और वहीं से इनको ये किताब पढ़कर केसरी सिंह बारट को मैजनी की जो क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित हुए और उसको अपना गुरु बना लिया था। केसरी सिंह बारट एक ऐसा क्रांतिकारी था जिसका पूरा परिवार देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया था। देश में एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी परिवार गुरु गोविंद सिंह का परिवार था, और राजस्थान में एकमात्र ऐसा परिवार केसरी सिंह बारट का ही था। केसरी सिंह बारट की जो शुरुआत की एजुकेशन स्टार्ट हुई थी वो 6 वर्ष के, जब ये 6 वर्ष के थे तो इनकी शुरुआती शिक्षा प्रारंभ की गई थी। और जो शुरुआती शिक्षा प्रारंभ की गई थी उसके लिए इनके पास में एक महंत थे, महंत का नाम था सीताराम, के देखरेख में इनकी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। परंतु 2 वर्ष पश्चात इनके पिता कृष्ण सिंह बारट ने काशी से गोपीनाथ नाम के एक व्यक्ति को बुलाते हैं। काशी बनारस से गोपीनाथ नाम के एक संस्कृत के विद्वान को बुलाते हैं, और वहां से इनकी शिक्षा संस्कृत की जो भी शिक्षा थी उन्होंने गोपीनाथ से ग्रहण की थी। इसके अलावा केसरी सिंह बारट बहुत सारी भाषाओं के अच्छे जानकार ज्ञाता थे, और उन भाषाओं को आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। और ट्रिक है कि जैसे गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड से आपको जी को पकड़ना है, जी से आपको गुजराती याद रखना है, उसके बाद में मॉर्निंग से आपको एम को पकड़ना है, जिससे आपको याद रह जाएगा मराठी, और बी से आपको बंगाली को याद रखना है। इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा केसरी सिंह बारट खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट और गणित में भी ये अच्छे ज्ञाता और जानकार थे। केसरी सिंह बारट चारण जाति से थे, याद रख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब घटना क्या घटती है, दिल्ली में जो वायसराय था वो कर्जन था, और एडवर्ड सप्तम
ब्रिटेन से एडवर्ड सप्तम राज्यारोहण के लिए भारत आना था, और इसके लिए कर्जन क्या करता है, दिल्ली दरबार दिल्ली दरबार लगाता है, और दिल्ली दरबार में आसपास के राजा महाराजाओं और वहाँ के महाराणाओं को आमंत्रित करता है। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया था। ये मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह वही फतेह सिंह है जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का महाराणा था। ये बात पता चलती है कि मेवाड़ का महाराणा दिल्ली दरबार में जा रहा है। ये बात किसको पता चलती है, तो ये बात पता चलती है शेखावाटी के एक ठाकुर थे। तो शेखावाटी में एक जगह पड़ती है, मलसीसर के ठाकुर भूरू सिंह को पता लगती है ये बात, और दूसरा जोबनेर के ठाकुर कृष्ण सिंह को याद नहीं रहेगा। अरे काला भूरा तो याद रह जाएगा। भूरू सिंह ठाकुर था मलसीसर का जो कि शेखावाटी में है, और जोबनेर का एक ठाकुर था कृष्ण सिंह। दोनों ने मिलके गोपाल सिंह खरवा जो कि अजमेर में खरवा नामक स्थान पड़ता है वहां का ठाकुर था। तीनों ने मिलकर प्लानिंग तैयार करती है। प्लानिंग क्या बनाते हैं कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने की प्लानिंग तैयार करते हैं, और ये जिम्मेदारी सौंपते हैं किसको, केसरी सिंह बारट को। देखो केसरी सिंह बारट और बाकी क्रांतिकारियों के साथ भी अच्छे संबंध थे, जैसे देश के बड़े क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, उसके बाद में मास्टर अमीरचंद और अवध बिहारी जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे। इसके अलावा इनके संबंध अर्जुन लाल सेठी से थे, और जोरावर सिंह बारट भी क्रांतिकारी थे, इनके भाई थे, और प्रताप सिंह बारट जो कि इनके पुत्र थे। तो देखो क्रांतिकारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो ये जिम्मेदारी मिली थी केसरी सिंह बारट को कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकना था। इसके लिए कवि है, तो कवि का काम, कवि के पास में हथियार क्या है भाई, कवि के पास तो हथियार कलम ही है। तो केसरी सिंह बारट ने 1903 में एक बड़ा कारनामा किया। वही कारनामा एग्जाम में पूछा जाता है। चेतावनी री चुंगटिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, और इसमें 13 सोरठे थे। 13 सोरठे। सर सोरठे क्या होता है? सोरठे मेनली सोरठा जो होता है वो होता है दोहे का विपरीत होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 2 पद होते हैं। पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम चरण। ऐसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। तो पहला और तीसरा चरण जो विषम चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरा और चौथा जो चरण होता है इसमें 13-13 मात्रा होती है। विषम चरण के लास्ट में तुक का होना अनिवार्य है, और सम चरण के लास्ट में तुक का होना कोई अनिवार्य नहीं है। वैसे मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूं, ये दोहे का उल्टा होता है सोरठा। 13 सोरठे लिखे थे जिनकी भाषा थी डिंगल भाषा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डिंगल का हीरोज किसे कहा जाता है, तो डिंगल का हीरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। लेकिन कुछ किताबें ये लिखती नहीं है। देखो क्या नहीं लिखती कुछ किताबें कि डिंगल का हीरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है, ये तो लिख देती है, लेकिन किसने कहा है ये नहीं लिखती। तो डिंगल का हीरोज पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेस्टिटोरी ने कहा है। याद रख लेना, एलपी टेस्टिटोरी ने डिंगल का हीरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है ये डिंगल भाषा, जबकि पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा बोली जाती है। डिंगल भाषा चारणों की साहित्यिक भाषा है, याद रख लेना। तो ये किताब लिख दी, और ये किताब लिख करके चेतावनी री चुंगटिया नामक किताब गोपाल सिंह खरवा को देते हैं। कौन देता है साहब? केसरी सिंह बारट देता है। तब तक मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन के अंदर बैठ लिए थे, और वो ट्रेन के अंदर ही थे। तब तक देखा कि ये जो सोरठे थे चेतावनी री चुंगटिया नामक पुस्तक का भेंट की थी जाके। तो वो स्टेशन का नाम था शाहपुरा नामक रेलवे स्टेशन पे इनको और फतेह सिंह को ये गोपाल सिंह खरवा ने जाके भेंट की थी, जिससे उनका सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया था। देखो मान लो कोई भी व्यक्ति है वो गलत कार्य करता है, मान लो कोई बच्चा है वो गलत कार्य करता है, तो उसको बुलाकर कोई भी आसपास के आदमी क्या पूछते हैं कि भाई तेरे पापा का या फादर का नाम क्या है। उसके बाप दादा को याद दिलाया जाता है कि तुम्हारे बाप दादा तो ऐसे थे भाई,
ताकि बच्चा गलत मार्ग पे ना जाए। सेम उसी प्रकार इसमें चेतावनी दी है। इसमें बताया गया है, इस चेतावनी री चुंगटिया में केसरी सिंह बारट ने लिखा है कि भाई मेवाड़ के महाराणा हिंदवा सूरज कहा जाता था। मेवाड़ के महाराणाओं को तो ऐसे ऐसे हुए हैं, महाराणा कुंभा हुआ, सांगा हुआ, प्रताप सिंह महाराणा प्रताप हुआ, जिन्होंने धरा छोड़ धर्म निभाया, जिन्होंने मुगल दरबार में कभी अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी धरती के लिए इन्होंने तो इतने कष्ट झेले हैं कि अपने राजमहलों को भी छोड़ दिया था। और जंगलों में महाराणा प्रताप जंगलों में भटके हैं, नंगे पैर घूमे हैं, घास की रोटियां आप लोग सुनते आए हैं, वो सब कहानियां। तो वास्तविकता में ये चेतावनी री चुंगटिया के माध्यम से केसरी सिंह बारट को उनके पूर्वजों के बारे में बता रहा था, याद दिला रहा था कि आपके परिवार में मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ में तो ऐसे ऐसे महाराणा हुए और आप दिल्ली दरबार में जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ की धरती तो ऐसी है जहां का घोड़ा भी चेतक कहलाता है। आदमी की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे तो सूरवीर, ऐसे ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं। और महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है, महाराणा प्रताप का दूसरा नाम पाथल है, याद रख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और हिंदवा सूरज, मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदवा सूरज कहा जाता है। तो ये शाहपुरा नामक रेलवे स्टेशन पे और चेतावनी री चुंगटिया नामक पुस्तक का भेंट किया था। उसको पढ़ के मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह का सोया हुआ स्वाभिमान वापस लौट जाता है और वो दिल्ली दरबार में नहीं जाकर के दिल्ली से वापस लौट जाता है। देखो, जब ट्रेन में था तो इसके दिमाग में आया कि अब बैठ तो लिए या ट्रेन में, क्यों ना अभी शॉपिंग करके आ जाएं। तो ये महाराणा फतेह सिंह गया था दिल्ली में, दिल्ली तो गया था पर दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ था। बाद में वायसराय कर्जन ने पूछा तो इन्होंने बताया था कि मैं बीमार हो गया था, इस कारण नहीं पहुंच पाया। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं, चौथा आपको ऑप्शन में एक नहीं, जो शामिल नहीं होगा वो दे देगा और वहीं से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए वीर भारत सभा की स्थापना इन्होंने गोपाल सिंह खरवा, गुरुदत्त के साथ मिलके, केसरी सिंह बारट, यानी तीनों शामिल थे। केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा और गुरुदत्त के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की थी। एक प्रकार का गुप्तचर संगठन था, ये सैनिकों का संगठन था। इसके बाद में 1912 में ये क्या करते हैं, महंत प्यारेलाल की हत्या कर देते हैं। देखो, महंत प्यारेलाल जो कि जोधपुर में एक राम सनेही संप्रदाय का एक मठ था और मठ में महंत प्यारेलाल जी वहां पे संत थे। तो इनको पता लगा क्रांतिकारियों को कि महंत प्यारेलाल के पास में बहुत सारा खजाना है। तो ये प्लानिंग तैयार करते हैं कि क्यों ना महंत प्यारेलाल को और ठिकाने लगा के कहीं ना कहीं से उनके पास से कहीं ना खजाना ले लिया जाए। तो ये महंत प्यारेलाल जी को बद्रीनाथ घुमाने के बहाने से तैयार कर लेते हैं कि भाई बताते हैं महंत प्यारेलाल को कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चल दो, हम किराया भाड़ा हम भर देंगे। देखो, साधु आदमी है, ज्यादा नहीं सोचता और इनके साथ में तैयार हो जाता है और ये धोखे से इसको कोटा ले आते हैं महंत प्यारेलाल जी को और वहां पर छीना झपटी में महंत प्यारेलाल की भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो महंत प्यारेलाल की मृत्यु हो जाती है वहां पे। देखो, मृत्यु हुई है तो गिरफ्तारी तो होनी है, तो गिरफ्तारी से पहले इनको जांच कमेटी बैठा देते हैं। वास्तव में ये क्रांतिकारी मिलकर क्या करना चाह रहे थे, अंग्रेजी सरकार का यानी ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहे थे। तो इनको अंग्रेजों को पता था अगर ये इनके पंजे लग गए तो ये जीना हराम कर देंगे। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको देशद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में फंसा दिया जाए। तो इन्होंने जांच के लिए IPIG RM स्ट्रॉन्ग को नियुक्त कर दिया और जिसने केसरी सिंह बारट पर 3 प्रकार की धाराएं ठोक दी, जिसमें कौन कौन सा था, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, दूसरा कत्ल का और कत्ल भी महंत प्यारेलाल जी का, और तीसरा था राजद्रोह का केस इनके ऊपर लगा था, मुकदमा लगा था। और गिरफ्तारी के लिए इन्होंने जो RM स्ट्रॉन्ग इंदौरी नाम का जो IPIG था, इंडियन पुलिस IG, इसने शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के मदद से 21 मार्च 1914 को केसरी सिंह बारट को गिरफ्तार कर लिया था
शाहपुरा से गिरफ्तार कर लिया था। देखो 21 मार्च 1914 को गिरफ्तार होते हैं और 1914 में ही पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये क्या करते हैं, ये शुरुआत के 2 महीनों में बड़ा कारनामा कर देते हैं। इनके पास में 2 रिवॉल्वर थी, ये क्रांतिकारियों को भेंट कर देते हैं और कारतूस से भरा हुआ एक पार्सल ये कहाँ भेजते हैं, बनारस भेजते हैं। इसके बाद में इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग बिहार की एक जेल में ले जाया जाता है। वर्तमान पहले जब ये हजारीबाग बिहार में ही पड़ता था, वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन भी है, कभी आप जाते हो तो बीच में कोलकाता जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, बीच में हजारीबाग रेलवे स्टेशन आता है। अब इसी बीच एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली हार्डिंग बम कांड में प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, जो कि हार्डिंग पर बम फेंका था, और ये लोग जैसे ही बम फेंकने के बाद में जोरावर सिंह बारट तो कोटा और बूंदी के भीड़ों में चले जाते हैं, जबकि प्रताप सिंह बारट जो कि दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। परंतु ये अपने दोस्त से मिलने के लिए जोधपुर के आसनवाड़ा रेलवे स्टेशन पे आए थे। तो वहां पे 1917 में इनके एक गद्दार मित्र ने इनके साथ गद्दारी कर दी थी और वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके प्रताप सिंह बारट को और बरेली की जेल में ले जाया गया था। और इनके पिता केसरी सिंह बारट कहाँ पे बंद हैं, ये है हजारीबाग जेल बिहार में बंद थे। और केसरी सिंह बारट को पहले ही दिन चक्की पिसवाने का काम किया जाता है। वहां पे ये अनाज के दानों से कैदियों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो क्या है, कै खे गए गए लिखना सिखाते हैं, भारत का नक्शा बनाना सिखाते हैं जमीन पे अनाज की मदद से। वैसे मैं आपको बता दूं, केसरी सिंह बारट ने पहले दिन से ही जेल के अंदर जाने के बाद में अनाज खाना बंद कर दिया था, क्योंकि इनको लगता था कि यार जिस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसी प्रकार से अंग्रेज अगर कुछ खिला देंगे तो कहीं मेरे दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए और मैं कोई सच ना उगल दूं। इस कारण से इन्होंने जेल में जाने के बाद में अनाज खाना बंद कर दिया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1917 में आसानाड़ा रेलवे स्टेशन जोधपुर से प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार करके बरेली ले जाया जाता है। वहां पर क्विसलैंड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जो कि प्रताप सिंह बारट को जैसे रिमांड पे लेते हैं ना, तो वैसे ही उसका रिमांड ले रहा था, उसको मार पीट रहा था और यातनाएं दे रहा था। तब उसको एक लॉलीपॉप ही समझो, लॉलीपॉप देता है कि क्यों ना इसके पिता को बुलाया जाए। तो इसके पिता को हजारीबाग जेल में इन्फॉर्म किया जाता है। तो वहां से हजारीबाग जेल में जो जेलर थे वो लोग डिस्कस करते हैं इससे, केसरी सिंह बारट से, कि आप अपने पुत्र को समझाओ। और वो उससे मतलब सच उगलवाना चाहते थे केसरी सिंह बारट से। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट से क्विंसलैंड क्या कुछ सच भेद उगलवाना चाहते थे। तो अब केसरी सिंह बारट ने कहा था कि चलो मुझे ले चलो और मैं अपने पुत्र को समझाता हूं जाके। इसके बाद में ये हजारीबाग जेल से और आते हैं कहाँ पे, बरेली की जेल में आते हैं। पिता और पुत्र का ये आखिरी मिलन था। तब प्रताप सिंह बारट को देख करके केसरी सिंह बारट ने कहा था कि यह देश के लिए शहीद होने का अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। अगर आप इनको अंग्रेजों को भेद बता दोगे तो पहली गोली मैं ही मारूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप देश के लिए मर मिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और इसके बाद में वापिस केसरी सिंह बारट तो आ जाते हैं हजारीबाग जेल में। उसके बाद में क्विंसलैंड नाम का अधिकारी दोबारा से एक नया लॉलीपॉप देता है प्रताप सिंह बारट को और कहता है कि प्रताप तेरी माता रोती है, तू बस भेद बता दे। और उसके बाद में भेद क्या, ये जो षड्यंत्र हो रहे थे और ये दिल्ली बम कांड के बारे में सच उगलवाना चाहते थे प्रताप सिंह बारट के मुंह से। वास्तव में प्रताप सिंह बारट ने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय दिखाते हुए क्विंसलैंड नामक अधिकारी को कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माता को खुश करने के लिए अपने देश की लाखों करोड़ों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। तभी ऐसा कहते ही क्विंसलैंड नाम का अधिकारी प्रताप के ऊपर टूट पड़ता है और उससे यातनाएं दे दे के मार देता है। तो 1918 में प्रताप सिंह बारट की बरेली जेल में मृत्यु हो जाती है। ये सूचना जाके देता है कौन, ये सूचना केसरी सिंह बारट को एक पत्रकार देता है जाके हजारीबाग जेल में। और जैसे ही ये सूचना सुनते हैं
तब पत्रकार ने जाके कहा था कि आपके पुत्र शहीद हो गए हैं। तब देख रहे थे कि केसरी सिंह बारट के चेहरे के भाव नहीं बदले थे, और देखते ही तब पत्रकार ने कहा कि आपके पुत्र तो शहीद हो गए हैं। तब केसरी सिंह बारट ने कहा था कि यह तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, कोई बात नहीं, भारत माता का सपूत था, भारत माता के लिए शहीद हो गया, इसमें कोई दुख प्रकट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तब उस पत्रकार ने कहा था कि आप तो योगी पुरुष हैं, ऐसी बात तो कोई संत महात्मा ही कह सकता है, योगी, आप तो एक महान योगी पुरुष हैं। तब से इनको योगी पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा एक और नाम है, उपनाम एक और नाम है केसरी सिंह बारट का, राजस्थान केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में 1919 में केसरी सिंह बारट की रिहाई के लिए देखो 1919 में कांग्रेस का अमृतसर में एक अधिवेशन होता है, और उसमें जाते हैं तिलक, यानी लोकमान्य तिलक जाते हैं और तिलक छुड़वाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद में 1920 में मैं आपको बता दूं कैदियों की रिहाई हुई थी। 1920 में अंग्रेजी सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने जो भी कैदी थे उनको, बहुत सारे कैदियों को रिहा किया था। तो 1920 में जेल से छूटते हैं। जेल से छूटने के बाद में देखो ऐसे ही याद रखना, जेल से छूटने के बाद यानी जेल से जमनालाल बजाज से मुलाकात होती है। कहाँ पे मुलाकात होती है सर? सीधे ये सहपरिवार वर्धा चले जाते हैं। वर्धा में मुलाकात इनकी गांधी जी से भी होती है, और वर्धा में ही इनकी मुलाकात होती है जमनालाल बजाज से। जमनालाल बजाज के साथ में मिलकर दो काम करते हैं, एक तो पत्र लिखते हैं, दूसरा समाचार पत्र लिखते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पत्र कब लिखते हैं? 1920 में ही, और 1920 में ही समाचार पत्र लिखते हैं। पत्र किसको लिखते हैं? तो राजपूताना का जो एजीजी था उसको ये पत्र लिखते हैं। और पत्र में क्या लिखते हैं कि भारत और राजस्थान की जो रियासतें हैं उनमें उत्तरदायी शासन लागू करने के कुछ नियम लिखे थे उस पत्र में। उसके बाद में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का ही 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का शुरू करते हैं, और इसके संपादक विजय सिंह पथिक को बनाते हैं। देखो, राजस्थान केसरी का जो समाचार पत्र था उसका संपादक विजय सिंह पथिक है, और जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे मैं आपको बता दूं, वीर भारत समाज की स्थापना भी किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। समाज में कितने शब्द होते हैं? 3 शब्द होते हैं। ऐसे ही विजय सिंह पथिक में कितने शब्द होते हैं? 3 शब्द। तो आपको कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ये भी याद रख लेना कि वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी विजय सिंह पथिक ने की थी। जीवन का अंतिम समय गीता और उपनिषदों को, श्लोकों को पढ़ते हुए ये अपना गुजारते हैं। जीवन के लास्ट समय में गीता, भगवत गीता और उपनिषदों को पढ़ते हैं। ये बात कौन बताती है? उनकी पोती विजय लक्ष्मी बारट बताती हैं। डॉक्टर से इलाज करा रहे थे। देखो, ये लास्ट जीवन के अंतिम समय में ये बीमार रहते थे, तो डॉक्टर से ही अपना इलाज करा रहे थे। इलाज करते समय इनके डॉक्टर ने 7 अगस्त 1941 को केसरी सिंह बारट को बताया था कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर इस दुनिया में अभी नहीं रहे हैं। तब इन्होंने कहा था, डॉक्टर की तरफ देख के कहा था, अच्छा, तो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात से इनको बहुत गहरा दुख लगा था, और उसके 7 दिन बाद इन्होंने तभी कहा था कि अब ये दरबार ऊपर ही सजेगा, अब कवियों का ये दरबार ऊपर ही लगेगा। उसके 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 7 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त 1941 को हरिओम तत्सत कहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ये केसरी सिंह बारट जी मृत्यु से पहले प्रताप सिंह बारट के चित्र को देख रहे थे। तब इनको तस्वीर इनके सामने पास में रख दी जाती है। तब तस्वीर को गले लगाते हुए इनके मुंह से एक दोहा निकला था कि कहाँ जाएं, कहाँ उपजे, कहाँ लड़ाएं लाड, का जाने के ही खाड़ में जाए पड़ेंगे हाड़। ऐसा इनके मुंह से ये दोहा निकला था। इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं सर? रूठी रानी उमादे, हाँ, जिसकी शादी मालदेव से होती है, लूणकरण की पुत्री थी ये। तो रूठी रानी नामक पुस्तक लिखते हैं केसरी सिंह बारट। दूसरी पुस्तक लिखते हैं प्रताप चरित्र। ये प्रताप कौन है? देखो, ये वही प्रताप है, हीरो ऑफ हल्दी घाटी, जिसको आप जानते हैं, महाराणा प्रताप ही है ये। उसके बारे में प्रताप चरित्र नामक पुस्तक लिखते हैं। और तीसरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी चेतावनी री चुंगटिया।
कैसा लगा हमारा ये वीडियो। चिराग रिसर्च चैनल है मेरा यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वीर यादव ऑफिशियल के नाम से, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा केसरी सिंह बारट के बारे में। इसके अलावा मैं प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में भी नया वीडियो में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर रहे थे, शिकायत और अपने सुझाव जरूर प्रोवाइड कराएं। इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में और रोचक तथ्यों के साथ।